स्टीरियोआइसोमेरिज्म इन बाइफिनाइल कंपाउंड। ये बाइफिनाइल कंपाउंड क्या होते हैं? कुछ इस प्रकार से जो हमारा कंपाउंड दिखता है बेटा, इसको बोलते हैं बाइफिनाइल। फिनाइल ग्रुप लगा देती हूँ, ये रहा OH, ये रहा OH। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं मैम? ये वाला जो हमारा पर्टिकुलर कंपाउंड है ना, इसको बोला जाता है बाइफिनाइल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। कैसे हैं आप सारे बच्चे? आई होप आप सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सारे बच्चों को पता है कि हम ऑलरेडी फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर चुके हैं, वो भी सेमेस्टर 4th के बच्चों के लिए। तो हमारी यूनिट 2 चल रही थी बेटा, और यूनिट 2 भी हमारी ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाली है। तो यूनिट 2 क्या था मैम? यूनिट 2 था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंडर आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एट्रोप आइसोमेरिज्म। एट्रोप आइसोमेरिज्म से बेटा अक्सर काफी ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट भी होता है, थोड़ा सा एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट भी होता है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इस कॉन्सेप्ट को स्किप कर देते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का होता है। तो शायद बच्चों को समझ में नहीं आता होगा, इसलिए मैंने जितने बच्चों के साथ कांटेक्ट किया, मोस्ट ऑफ देम सोचते हैं और बोलते हैं कि मैम ये वाला टॉपिक तो थोड़ा टफ है, ये हम स्किप कर सकते हैं क्या? काफी बच्चों का ऐसा डाउट रहता है। तो अगर आप भी उन्हीं कैटेगरी में आते हैं तो मैं आपके लिए इतनी श्योरिटी जरूर दे सकती हूँ कि आज की इस वीडियो को एंड तक देख लेना, तुम्हारा पूरा एट्रोप आइसोमेरिज्म इतना अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इतना अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि फिर तुम्हें कहीं और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कंप्लीट एट्रोप आइसोमेरिज्म यहाँ पे आपका प्रिपेयर हो जाएगा। तो अगर आपने इससे पहले और भी प्रीवियस लेक्चर नहीं देख रखे हैं तो बेटा सबसे पहले तो प्रीवियस लेक्चर्स देख लीजिएगा, क्योंकि हमने पूरी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट करवा दी है, बस कुछ ही टॉपिक्स बचे हैं। जैसे कि हमने इनकी कॉन्फिगरेशन, इनकी डीएल सिस्टम, सिस ट्रांस, ईजेड से एंटी, ये सारी चीजें हम कवर अप करवा चुके थे। सॉरी, ईजेड डीएल तो हमने पहले वाले यूनिट में कवर अप करी थी। इसके अलावा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म खुद क्या होती है ये कवर करवा चुके थे। हमने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें ऑलरेडी कवर अप कर चुकी है। तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वंस आई विल रिकमेंड के सारे लेक्चर देख लीजिएगा, फिर आप इस लेक्चर पर आइएगा। तो आज एट्रोप आइसोमेरिज्म हम एकदम क्लियर कर लेंगे। और अगर आपको इस लेक्चर के हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ चाहिए, या पिछले जितने भी लेक्चर्स हुए हैं आपको उन सारे लेक्चर्स के हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैम? हम जानते हैं, उसके लिए हमें व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन कैसे कर सकते हैं? इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेटा आपको लिंक दिया होगा, व्हाट्सएप का भी एंड टेलीग्राम का भी। उस लिंक पर टैप करके आप इन दोनों से ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको डेली हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाएंगी। इसके अलावा आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाइएगा, फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि अब इसका ये जो नया फीचर है, इसके अकॉर्डिंग, इसके थ्रू सबसे पहले अगर आपको कभी भी कहीं से भी जॉब अपडेट्स मिलेंगे तो वो है फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप। जी हाँ, जितने भी रिसेंट जॉब अपडेट्स होंगे, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, सबकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी आपकी अपनी फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप पर। इसके अलावा अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, जैसे जीपैट, ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट, तो आप उनका सिलेबस, उनके पीवाई पेपर्स और उनकी काफी सारी चीजें, टेस्ट पेपर एटसेट्रा सब गो थ्रू कर सकते हो इस ऐप पर जाकर के। तो ये ऐप आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जरूर से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक के साथ में। और हमारा आज का टॉपिक क्या है भाई मैम? हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज स्टीरियोआइसोमेरिज्म इन बाइफिनाइल कंपाउंड। अब आप लोग सोचोगे कि भाई ये बाइफिनाइल कंपाउंड कहां से आ गया? अभी हम लोग एक एक करके सब डिस्कस करेंगे। स्टीरियोआइसोमेरिज्म इन बाइफिनाइल कंपाउंड्स। ये बाइफिनाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनकी स्टीरियोआइसोमेरिज्म हमें कैसे निकालनी होती है, ये सबका सब हम आज की इस वीडियो में बहुत अच्छे से देखेंगे। और ये जो मैंने लिखा है ना, स्टीरियोआइसोमेरिज्म इन बाइफिनाइल कंपाउंड्स, इसी को बेटा एट्रोप आइसोमेरिज्म बोलते हैं। इसी को दूसरा नाम होता है इसी का एट्रोप आइसोमेरिज्म। तो चाहो तो इसको एट्रोप आइसोमेरिज्म के नाम से जान लो, चाहो तो स्टीरियोआइसोमेरिज्म इन बाइफिनाइल कंपाउंड्स बोल दो, दोनों में सबका मतलब सेम ही होता है। चाहो एट्रोप आइसोमेरिज्म बोल दो, चाहो तो स्टीरियोआइसोमेरिज्म इन बाइफिनाइल बोल दो। लेकिन मैम हमने तो पहली बार ही शब्द सुना है ये एट्रोप आइसोमेरिज्म। इस शब्द का क्या मतलब होता है पहले तो आप हमें यही बता दीजिए, क्योंकि हमने हमारी लाइफ में कभी भी एट्रोप आइसोमेरिज्म नाम का तो शब्द ही नहीं सुना, हम इसी को पहली बार सुन रहे हैं। तो शब्द सबसे पहले बेटा मैं तुम्हें यही शब्द के बारे में बता देती हूँ, ये एट्रोप, ये आइसोमेरिज्म, इसका क्या मतलब है भाई? देखो एट्रोप का क्या मतलब होता है पहले तो ये समझो। एट्रोप का मतलब होता है बेटा नो रोटेशन, यानी जहां पे कोई भी किसी भी प्रकार की रोटेशन संभव ना हो,
जहां पर क्या ना संभव हो मैम, जहां पर किसी भी प्रकार की रोटेशन नहीं हो रही हो, यानी रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हो, यानी हम क्या कह सकते हैं मैम, आप बोल सकते हो कि यहाँ पर एब्सेंस ऑफ रोटेशन होनी चाहिए। हम बोल सकते हैं बेटा यहाँ पर क्या होनी चाहिए मैम, यहाँ होनी चाहिए एब्सेंस ऑफ रोटेशन। तो अगर हमें मिलती है एब्सेंस ऑफ रोटेशन, या अगर हमें कोई भी रोटेशन नहीं मिलती, इस शब्द को क्या बोलते हैं मैम, अगर किसी कंपाउंड में देयर इज एन एब्सेंस ऑफ रोटेशन, देन दैट इज कॉल्ड एज एट्रोप। क्या बोलते हैं इसको मैम, इसको हम एट्रोप बोल देते हैं। और आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म तो बेटा अभी मैंने इतनी बार आपको पूरे चैप्टर में आइसोमेरिज्म ही पढ़ाई है। क्या होती है आइसोमेरिज्म मैम, दो कंपाउंड अगर उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है लेकिन उनकी अरेंजमेंट अलग अलग है, उनके स्ट्रक्चर्स अलग अलग है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैम आइसोमेरिज्म। और ऐसी कोई आइसोमेरिज्म जहां पे रोटेशन अवेलेबल नहीं है, जहां रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन पाई जा रही है, इसको क्या बोलेंगे मैम अगर हम बोल सकते हैं इनफैक्ट कि कभी भी अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड के अराउंड रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है तो वो क्या हो जाएगा। देखो अगर हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कब होती है मैम, अगर हमारे पास डबल बॉन्ड होता है ना, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होती है मैम, डबल बॉन्ड कभी भी होगा तो हमारे पास आ जाएगी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। कभी भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो क्या आ जाती है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। इसी पे बेस्ड पूरा चैप्टर है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसमें हमने क्या कवर अप किया है, ध्यान से समझिएगा मैम। इसमें आपने हमें हमेशा यही कवर अप करवाया कि देखिए अगर तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है यानी यहाँ पर क्या हो सकता है मैम, यहाँ पर हो सकती है फ्री रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड। दैट मीन्स जब जब मान लो ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, जब जब दो कार्बन एटम के बीच में ऐसे एक सिंगल बॉन्ड है तो दोनों एटम हमारे बहुत इजीली रोटेट कर सकते हैं, इजीली रोटेशन अवेलेबल है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। दैट मीन्स जब जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा मैम, फ्री रोटेशन, बिल्कुल फ्री रोटेशन पाया जाएगा, कोई भी बॉन्ड कभी भी कैसे भी रोटेट कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं पाई जाएगी। लेकिन अगर इसी केस में आप कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लगा देते हो, यानी आप दोनों कार्बन कार्बन एटम के बीच में अगर डबल बॉन्ड आ जाता है तो बेटा यहाँ रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, यहाँ पहले जैसी हमारे पास रोटेशन नहीं होती, एटम्स आर नॉट फ्री टू रोटेट। जब जब ये आ जाएगा तब तब क्या हो जाएगा मैम, तब तब हमारे जो एटम्स हैं, एटम्स आर नॉट फ्री टू रोटेट, हमारे एटम्स इतने फ्री नहीं है कि आराम से रोटेट कर पाए, इनकी रोटेशन इजीली पॉसिबल नहीं है। यानी यहाँ पर क्या पाई जा रही है मैम, यहाँ पर हमारी पाई जा रही है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। और जब जब ऐसी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन पाई जाती है तभी जो आइसोमेरिज्म क्रिएट होती है, उस आइसोमेरिज्म को क्या बोलते हैं मैम, इसी आइसोमेरिज्म को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं, जो हम पूरे चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं बेटा। इस पूरे चैप्टर में मैंने आपको यही चीजें बताई हैं कि जब जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तब तब रोटेशन हमारी रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, और यही इसी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन से डेवलप होगी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। लेकिन कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की जब जब बात होगी, ये हमेशा कैसे होंगे मैम, ये हमेशा फ्री होंगे। लेकिन अब अगर मैं तुमसे ये कह दूं कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है लेकिन ये फ्री रोटेशन अब नहीं कर रहे, मैं तुमसे बोल दूं कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है लेकिन अब ये फ्री रोटेशन नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं पता नहीं, लेकिन अब ये फ्री रोटेशन नहीं कर पा रहे हैं। अब इनकी रोटेशन कैसी हो गई, अब इनकी जो रोटेशन है बेटा वो रिस्ट्रिक्टेड हो गई। अब ये तुम्हारे लिए बिल्कुल नई बात होगी, क्योंकि मैम जब जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तब तब अगर उसकी रोटेशन रिस्ट्रिक्ट होगी हम समझ लेते हैं, हम समझ में आता है। लेकिन अगर सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तब ये रोटेशन के रिस्ट्रिक्ट होने का क्या मतलब है, फिर किस बात के लिए रोटेशन रिस्ट्रिक्ट होगी। तो अगर कभी ऐसा सिस्टम आ जाता है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा है लेकिन सिंगल बॉन्ड आने के बाद भी अगर इसकी रोटेशन रिस्ट्रिक्ट है तो अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को बोला जाता है बेटा एट्रोप आइसोमेरिज्म। तब इस पूरे फिनोमिना को बोला जाता है एट्रोप आइसोमेरिज्म। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एट्रोप आइसोमेरिज्म। क्या इतनी बात समझ आई? अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है लेकिन फिर भी उसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन पाई जा रही है तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को, इस पूरे फिनोमिना को बोलते हैं हम एट्रोप आइसोमेरिज्म। एंड आई होप इतनी चीजें तुम लोगों को अब क्लियर होंगी, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। क्या बोला जाता है इसको मैम? इसको बोला जाता है एट्रोप आइसोमेरिज्म। यही हमें पूरे चैप्टर में पढ़ना है। बताओ एट्रोप आइसोमेरिज्म क्लियर हुआ? यानी अगर आपसे बोला जाए कि एट्रोप आइसोमेरिज्म की जरा हमें डेफिनेशन लिखकर दिखा दीजिए, आपसे बोला जा रहा है कि आप हमें एट्रोप आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन लिखकर दिखाइए, तो आप कैसे लिखकर दिखाएंगे? अभी तक तो मैंने आपके दिमाग में बैठा दी चीजें कि ये होता क्या है, बहुत अच्छे से तुम सबको समझ आ गई होंगी। अब बारी आई है डेफिनेशन की, क्या लिखे। देखो, आइसोलेबल स्टीरियो आइसोमर्स
रेजोल्यूशन फ्रॉम रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे आइसोलेबल। ओके, आइसोलेबल का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोलेबल? बेटा आइसोलेबल का मतलब होता है रिजॉल्वेबल, यानी ऐसे कंपाउंड जिनको हम अलग अलग कर सके, जिनका रेजोल्यूशन किया जा सके, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं आइसोलेबल। तो या तो आप आइसोलेबल बोल दो, या तो आप बोल दो रिजॉल्वेबल ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स, या फिर हम बोल सकते हैं रिजॉल्वेबल ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। दोनों में से कुछ भी आप यहाँ पर इनको बोल सकते हो। तो या तो हमने बोल दिया आइसोलेबल, या तो बोल दिया रिजॉल्वेबल ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। तो जब जब ये आइसोलेबल स्टीरियोआइसोमर्स रेजोल्यूशन फ्रॉम द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, तो हमारे पास होगा आइसोलेबल स्टीरियोआइसोमर्स resolution from the restricted rotation restricted rotation around what ma'am? Restricted rotation around carbon carbon single bond, restricted rotation around कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, याद है? तो जब जब हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच में, सिंगल बॉन्ड के बीच में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगी, तब तब उनको क्या बोला जाता है मैम? तब तब उसको बोला जाता है एट्रोप आइसोमर्स। क्या बोलते हैं मैम? तब तब हम उसको बोलेंगे एट्रोप आइसोमर्स। एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड, इस फिनोमेना को क्या बोला जाता है भाई मैम? इस फिनोमेना को बोला जाता है एट्रोप आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं इस फिनोमेना को मैम? इस पर्टिकुलर फिनोमेना को हम बोलते हैं एट्रोप आइसोमेरिज्म। क्या आप समझ आया एट्रोप आइसोमेरिज्म क्या होता है? मैम आपने बोला था एट्रोप आइसोमेरिज्म इन अ बाइफिनाइल कंपाउंड। चलो समझते हैं ये बाइफिनाइल कंपाउंड्स का क्या मतलब है। व्हाट इज दिस बाइफिनाइल कंपाउंड्स, ये बता दीजिए मैम आप हमें। ये बाइफिनाइल कंपाउंड्स का क्या मतलब है? बाइफिनाइल मतलब समझ रहे हो? बाई मतलब क्या मैम? बाई का मतलब होता है दो, फिनाइल मतलब ऑब्वियस सी बात है यार फिनाइल रिंग्स, यानी ऐसा कंपाउंड जहां दो दो फिनाइल रिंग्स आ रही होंगी, उस कंपाउंड को क्या बोलेंगे? ऑब्वियस सी बात है मैम, उसको आप बोल दोगे बाइफिनाइल कंपाउंड। तो बाइफिनाइल कंपाउंड दिखता कैसे है? बहुत आराम से देखिएगा, कुछ इस प्रकार से जो हमारा कंपाउंड दिखता है बेटा, इसको बोलते हैं बाइफिनाइल। फिनाइल ग्रुप लगा देती हूँ, ये रहा OH, ये रहा OH। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं मैम? ये वाला जो हमारा पर्टिकुलर कंपाउंड है ना, इसको बोला जाता है बाइफिनाइल। अब इसी बाइफिनाइल में मैम आपको रोटेशन दिखानी है, यानी इसी बाइफिनाइल में कैसी रोटेशन होगी, यहाँ कैसी आइसोमेरिज्म पाई जाएगी, वो सब हम इस पर्टिकुलर कंपाउंड में देखेंगे, जिसको बोला जाता है बाइफिनाइल। अब समझ लीजिएगा, अगर इसकी ऑर्थो पोजीशन पे, ये पोजीशन कौन सी है मैम? ये ऑर्थो पोजीशन है। अगर इसकी ऑर्थो पोजीशन पे बेटा कोई बल्की ग्रुप प्रेजेंट हो, अभी तो ये OH प्रेजेंट है, ये इतना बल्की नहीं होता, अगर कोई बहुत बल्की ग्रुप प्रेजेंट हो जाए, मान लो एकदम इतना बड़ा सा कोई बहुत बल्की सा ग्रुप आ जाए, मान लो CH3 आ जाए, तो जितने ज्यादा ऑर्थो पोजीशन पे बल्की ग्रुप प्रेजेंट हो जाएंगे बेटा, उतना ज्यादा इनकी रोटेशन होना रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। अभी तो मान लो सिंगल सिंगल बॉन्ड है, दोनों एकदम आराम से देखो, होता क्या है, एक फिनाइल ऐसे होता है और दूसरा फिनाइल जो होगा वो हमारा ऐसे होता है। इस तरीके से दोनों फिनाइल पाए जाते हैं। अगर इनके ऑर्थो पोजीशन पे कोई बल्कि नहीं है तो आराम से इनकी रोटेशन पॉसिबल है, लेकिन अगर इनकी ऑर्थो पोजीशन पे मैंने बहुत बल्कि सा कोई ग्रुप लगा दिया, मान लो CH3 लगा दिया, तो इन दोनों फिनाइल के बीच की रोटेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगी। यानी जो वो दोनों फिनाइल थे ना, वो बहुत अच्छे से रोटेशन नहीं दिखा पाएंगे, और जब दोनों फिनाइल अच्छे से रोटेशन नहीं दिखा पाएंगे, इनकी प्रॉपर रोटेशन नहीं हो पाएगी, यानी इनमें क्या हो जाएगा मैम? इनमें पाई जाएगी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। यही होती है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन इन द अराउंड सिंगल बॉन्ड इन द बाइफिनाइल कंपाउंड्स। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं मैम? आप लिख सकते हो इफ बल्की ग्रुप्स आर प्रेजेंट एट ऑर्थो पोजीशन, लिख देती हूँ मैं पहले, इफ बल्की ग्रुप्स are present at ortho position, यानी अगर हमारे पास क्या हो रहा है मैम, ये है आपकी ऑर्थो पोजीशन, अगर आपकी ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप आ रहा है, देन जो रोटेशन है वो कैसी हो जाएगी? रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। हम लिख सकते हैं
देन रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड। अगर किसी बाइफिनाइल कंपाउंड के ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होगा कभी भी, तो हमारी रोटेशन कैसी हो जाएगी मैम, हमारी रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। चलो मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ ये दिखती कैसी है या फिर ये बनती कैसी है, समझिए। जो बाइफिनाइल है इसको हम लोग एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, और अगर एग्जाम में आएगा तो इतना ही डिटेल में आपको लिख कर भी आना पड़ेगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा लॉन्ग में पूछा जाता है आपसे सवाल, लॉन्ग में पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत होती है। इसको थोड़ा मैं वेज पे बनाऊंगी। वेज पे बनाने का मतलब होता है कि दोनों इन प्लेन नहीं होते हैं, थोड़ा सा ये आउट ऑफ द प्लेन पाई जाती है। समझ आई? हमारे पास समझ आई आपको क्या बन रहा है ये मैम? देखिए यहाँ पर हमारे पास ये भी बॉन्ड है, ये भी बॉन्ड है, लेकिन ये प्लेन में है, ये प्लेन से थोड़ा ऊपर है। जैसे कि ये मान लीजिए ये बिल्कुल हमारे पास प्लेन में है, लेकिन ये प्लेन से थोड़ा सा ऊपर आ रहा है ना, दोनों एकदम प्लेन में नहीं आ रहे हैं। यही बाइफेनाइल बनाने का तरीका होता है। कुछ इसी तरीके से हम बेसिकली क्या बनाते हैं, बाइफेनाइल बनाते हैं। और ग्रुप्स कहाँ लगे होते हैं मैम? इधर लगे होंगे ग्रुप। लेट अस सपोज ये है ए और बी, ये है सी और डी। इस तरीके से हमारे पास क्या लगे होते हैं, इस तरीके से मैम हमारे पास ग्रुप्स लगे होते हैं। कौन सी पोजीशन पे मैम? ये सारे ग्रुप्स जो लगे हैं दोनों बाइफिनाइल पे ऑर्थो पोजीशन पे लगे हैं। तो इसी तरीके से ऑर्थो पोजीशन पे दोनों ग्रुप्स लगे होते हैं। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं व्हाट आर द कंडीशंस फॉर ऑप्टिकल एक्टिव एंड फॉर एट्रोपाइसोमेरिज्म। क्या क्या कंडीशंस होंगी, ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जो बाइफिनाइल में एट्रोपाइसोमेरिज्म फॉलो करवा देती है? यानी जिस जिस कंडीशन की वजह से बाइफिनाइल में एट्रोपाइसोमेरिज्म आ जाती है वो कौन सी कंडीशन होती है? तो अब हेडिंग डाल दीजिएगा जरा। यानी जो हमारा एट्रोपाइसोमेरिज्म है इसमें कंडीशन क्या होंगी इसकी, समझिएगा। देयर मस्ट बी अ फंक्शनल ग्रुप या फंक्शनल एटम एट ऑर्थो पोजीशन ऑफ द रिंग हैविंग लार्जर साइज। यानी ऑर्थो पोजीशन है जो रिंग की, इस रिंग की ऑर्थो पोजीशन पे जरूर एक लार्जर साइज का यानी एक बल्कि फंक्शनल ग्रुप या कोई भी एटम प्रेजेंट होना ही होना चाहिए। अगर इसके यानी ए बी और सी डी की जगह पर, अगर ए बी सी डी की जगह पर कोई फंक्शनल ग्रुप बल्कि फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, मान लो बहुत मोटा बल्कि फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो उस फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से दोनों बेंजीन के बीच की रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, क्योंकि भाई ऑलरेडी एक मोटा सा बल्कि सा ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस रोटेशन का यानी इस रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या होगा? इंपॉर्टेंट रीजन होगा कि फंक्शनल ग्रुप में किसी बल्कि फंक्शनल ग्रुप का प्रेजेंट होना कौन सी पोजीशन पे? ऑर्थो पोजीशन पे। यानी हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हो देयर मस्ट बी अ फंक्शनल ग्रुप और एटम है ना। क्या प्रेजेंट होना चाहिए मैम? हमारी रिंग पे बल्कि साइज का ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। बल्कि साइज के किसी ग्रुप का मतलब क्या है मैम? थोड़े बहुत एग्जांपल बता दीजिए बल्कि ग्रुप्स के। बल्कि ग्रुप्स के एग्जांपल हो सकते हैं बेटा क्लोरीन, एग्जांपल हो सकता है ब्रोमीन, एग्जाम्पल हो सकता है आयोडीन, एग्जाम्पल हो सकता है CH3, एग्जाम्पल हो सकता है COOH, है ना जी। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसके अलावा नाइट्रो एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हो सकता है। नाइट्रो के अलावा सल्फोनिक एसिड यानी SO3H एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हो सकता है, एक्सेट्रा। तो ये हमारे पास कुछ कंपाउंड्स है, ये क्या हो जाएंगे मैम? दीज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ बल्कि कंपाउंड्स। तो अगर इनमें से कोई भी बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होगा इनकी जगह ABCD की जगह पर, तो इनकी वजह से क्या हो जाएगा मैम? सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, हम रोटेट नहीं करवा पाएंगे, यानी एट्रोपाइसोमेरिज्म आ जाएगा। यानी हमारे पास क्या प्रेजेंट होना चाहिए? बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा भाई? दूसरा पॉइंट बता दीजिए कोई मुझे।
What will be the second point? मैम सेकेंड पॉइंट होगा कि ये जो ए बी और ये सी डी है ये कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं आने चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए कि हमारे पास जो ए हो गया वो बी के बराबर हो गया या सी हो गया वो डी के बराबर। हमेशा एट्रोपाइसोमेरिज्म तब आएगी जब ए शुड नॉट इक्वल टू बी एंड सी शुड नॉट इक्वल टू डी। यानी हमारा अगला क्या आ जाएगा, ईच रिंग मस्ट बी रिजॉल्वेबल, यानी हर एक रिंग इंडिविजुअली ऑप्टिकली एक्टिव होनी चाहिए। हर एक रिंग कैसी होनी चाहिए मैम, यहाँ पर हर एक रिंग ऑप्टिकली एक्टिव होनी चाहिए, रिजॉल्वेबल होनी चाहिए। रिजॉल्वेबल का मतलब मैम, रिजॉल्वेबल का मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब क्या मैम, ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब होता है कि वहां पर ना तो पीओएस प्रेजेंट होना चाहिए ना तो सीओएस। क्या मतलब होता है मैम, वहां ना तो पीओएस प्रेजेंट होना चाहिए ना तो सीओएस प्रेजेंट होना चाहिए। क्योंकि अगर पीओएस सीओएस में से कुछ भी एक प्रेजेंट है, मतलब अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री में से कोई भी एक सिमेट्री प्रेजेंट है, तब वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। ये चीजें मैं ऑलरेडी बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ आप लोगों को। यानी हमारी रिंग कैसी होनी चाहिए मैम, रिजॉल्वेबल होनी चाहिए। दैट मीन्स उसमें ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी ना तो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। और अगर कोई भी रिंग ऐसी है उसके लिए क्या होना चाहिए मैम, उसके लिए ये बात फिक्स हो जाएगी कि A शुड नॉट इक्वल टू B एंड C शुड नॉट इक्वल टू D। ये बात फिक्स समझ लीजिए आप। A B के बराबर नहीं होना चाहिए और मैम और C D के बराबर नहीं होना चाहिए। इनमें हमेशा डिफरेंस आना चाहिए, तभी क्या होगा, तभी इनमें एट्रोपाइसोमेरिज्म पाया जाएगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि मैम एट्रोपाइसोमर्स के ना एक दो एग्जाम्पल हमें करवा दीजिए। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स आपके लिए बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, मैं उसको दोबारा से आउट ऑफ द प्लेन बनाकर नहीं दिखाऊंगी। आप लोग अज्यूम कर लीजिएगा कि ये वाली जो रिंग होगी वो कैसी होगी मैम, ये वाली जो रिंग होगी वो हमारी आउट ऑफ द प्लेन होगी, ऐसा आप अज्यूम कर लेना, ठीक। अब मेरी बेंजीन तो उतनी अच्छी नहीं बन रही है, थोड़ा कोऑपरेट कर लेना भाई मेरी ड्राइंग के साथ। मेरी बेंजीन भी बिल्कुल आप लोगों की बेंजीन के जैसे ही बनती है, कोई खास इसमें डिफरेंस नहीं होता। तो यहाँ पर क्या लगा लेते हैं, लेट अस सपोज यहाँ लगा लेते हैं कोई बल्कि ग्रुप COOH, यहाँ लगा लेते हैं कोई बल्कि ग्रुप नाइट्रो। अब ये मैं तुम लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि COOH कैसा होता है मैम, बल्कि होता है। नाइट्रो कैसा होता है मैम, बल्कि। अब इन दोनों को बराबर नहीं रखना है, यानी इसकी जगह पर चलो हम NO2 ले लेते हैं और इसकी जगह पर चलो हम COOH ले लेते हैं। तो क्या हो गया मैम, ये हमारे पास एक बाइफिनाइल कंपाउंड हो गया। अब हमें इसी की इधर बनानी है मिरर इमेज। क्या बनाना है, इसी का हमें इधर मिरर इमेज बनाना है। अगर हम इधर इसी का मिरर इमेज बना रहे हैं तो बताओ क्या दिखेगा यहाँ पर मैम। देखिए ये रहा NO2 को उसका मिरर इमेज दिखेगा, यानी NO2 दिखेगा। ये रहा COOH को उसका मिरर इमेज। इधर है COOH, यानी मैम इधर COOH दिखेगा। इधर है NO2, यानी यहाँ NO2 दिखेगा। मुझे बताओ क्या इन दोनों में हमारे पास मिरर इमेज पाई जा रही है? क्या इन दोनों में मिरर इमेज है? यस मैम, बिल्कुल मिरर इमेज है। यानी ये लोग क्या हो गए बेटा, ये हो जाएंगे बाइफिनाइल एट्रोप आइसोमर्स। ये क्या हो गए मैम, ये आपने बना दिया है बाइफिनाइल एट्रोप आइसोमर्स, है ना जी। ये हमने क्या बना दिया मैम, ये आपने बना दिया बाइफिनाइल एट्रोप आइसोमर्स, जो दोनों कैसे हैं मैम, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज बना रहे हैं। और जब जब एक दूसरे के मिरर इमेज बनाएंगे हमारे पास क्या बोल देंगे मैम, हम बोल देंगे इनमें पाई जा रही है एट्रोप आइसोमेरिज्म। तो बेटा ये होता है पूरी कहानी किसके बारे में मैम, दिस इज ऑल अबाउट द एट्रोप आइसोमेरिज्म। अब देखो भाई, एट्रोप आइसोमेरिज्म में हमने क्या क्या समझा। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि एट्रोप का मतलब क्या होता है, यानी जहां सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन ना हो। अभी तक हमने ऐसा कभी नहीं पढ़ा था, अभी तक तो रिस्ट्रिक्शन केवल डबल बॉन्ड में था। अगर सिंगल बॉन्ड के अराउंड रिस्ट्रिक्शन आ गया, सिंगल बॉन्ड के अराउंड कोई भी रिस्ट्रिक्शन अगर हमें मिल रहा है तो वो क्या हो जाएगा मैम, वो एट्रोप आइसोमेरिज्म होगा। इसका एग्जांपल हमने कब देखा, जब हमने बाइफिनाइल के बारे में स्टडी की। बाइफिनाइल में भी ऑर्थो पोजीशन पे अगर बल्कि ग्रुप्स आ गए, बल्कि ग्रुप जैसे कि ये वाले ग्रुप्स, अगर हमको कभी भी ये वाले ग्रुप्स दिख रहे हैं, यानी वहां पर क्या होगा मैम, वहां होगी एट्रोप आइसोमेरिज्म। और एट्रोप आइसोमेरिज्म में अगर कभी भी होगा तो वहां पर सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। ये कंडीशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। उसके बाद में हमने दो एग्जांपल्स कर लिए, जो दो आइसोमर्स कैसे थे मैम, एट्रोप आइसोमेरिज्मर्स थे। यानी इनमें क्या प्रेजेंट हो रही है, यहाँ प्रेजेंट हो रही है एट्रोप आइसोमेरिज्म।
आई होप ये टॉपिक आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया बेटा। दैट इज ऑल अबाउट द एट्रोपाइसोमेरिज्म। इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में आएगा तो जितना मैंने पढ़ाया सारा कर देना, आप अपने आप से एक दो एग्जाम्पल और कर सकते हो। एंड दैट इज इट फॉर एट्रोपाइसोमेरिज्म। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी चीजें। अगर कोई डाउट रहता है, कोई दिक्कत रहती है तो जरूर बताइएगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में। आई विल क्लैरिफाई दैट डाउट। एंड दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर। एंड एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए और है, अगर बेटा आप फार्मासिस्ट, जीपैट या फिर ड्रग इंस्पेक्टर जैसे एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स हैं, या फिर अगर आप इनकी तैयारी करना चाहते हैं और अगर अभी तक आपने तैयारी करना शुरू नहीं की है, तो बेटा आप हमारे बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जहां बहुत ही अच्छे से एकदम डिटेल में तैयारी करवाई जाती है। इनके बारे में अगर आपको फर्दर और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप दिए हुए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हो। यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। और अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है तो दिस इज द राइट टाइम। आई होप आप लोगों ने स्टार्ट भी कर दी होगी, नहीं करी है तो बेटा स्टार्ट कर दीजिए। सेल्फ स्टडी का सबसे बेटर टाइम यही होने वाला है। चलिए, दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।